अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मारिया है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की कि ये क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के इलाज यानी ट्रीटमेंट के बारे में। तरीका इलाज के बारे में बात करने से पहले हम अगर अपनी डेली लाइफ की रूटीन्स को और आदत के बारे में बात करें तो उससे भी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को कंट्रोल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मरीज़ नशावर अद्वियात का या नशावर अशिया का इस्तेमाल कर रहा है तो उनको फ़ौरन छोड़ दें, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स हैं इनको इम्बैलेंस करने की वजह बनती हैं, जिसकी वजह से हमारे मूड में तब्दीली पैदा होती है। और दूसरों के साथ अपने रिलेशंस को, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, इससे भी मूड में तब्दीली पैदा होती है, बेहतरी आती है। इसके अलावा अपनी रूटीन को सही करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी डेली रूटीन के जो काम हैं उनको वक्त पर करना, वक्त पर खाना पीना, सोना, जागना, ये सब काम अगर रूटीन से होंगे तो भी मूड में बहुत बेहतरी आती है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से जहनी दबाव कम होता है। ओवरऑल प्रॉपर ट्रीटमेंट से, वर्जिश से, अपनी डेली लाइफ के रूटीन में चेंजेस लाकर और प्रॉपर थेरेपी से हम बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज कर सकते हैं और बहुत हद तक एक शख्स को नॉर्मल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स में मेडिसिन्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं और थेरेपीज़ कौन कौन सी यूज़ होती हैं। मूड स्टेबलाइज़र्स जो हैं ये मूड को एतदाल में यानी बैलेंस में रखने की अद्वियात हैं। ये कई किस्म की होती हैं। अक्सर वो हैं जो मिर्गी के दौरे के इलाज में भी इस्तेमाल होती हैं। अगर कोई मरीज़ बाइपोलर डिसऑर्डर में मेडिसिन ना ले तो क्या होगा? अगर किसी मरीज़ को मैनिया के जितने ज़्यादा दौरे पड़ चुके हुए हों, इस बात का उतना ही इम्कान मौजूद है कि उसको मैनिया के दौरे का फिर से हमला हो। बीमारी के अटैक होने का जो ख़तरा है ये उम्र बढ़ने के साथ कम नहीं होता। अगर मरीज़ काफ़ी अरसे से ठीक भी हो तब भी बीमारी के अटैक होने का ख़तरा मौजूद रहता है। अब बात आती है कि मूड स्टेबलाइज़र जो हैं इनका इस्तेमाल कब करना चाहिए। मूड स्टेबलाइज़र जो हैं ये आइंदा होने वाले बीमारी के हमलों से रोकता है या उसमें रोकने में मदद कर सकता है। अगर किसी पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर का पहला अटैक हो चुका हुआ हो तो उसके बाद ये बात कहना मुश्किल है कि उसको दूसरा अटैक होगा या नहीं। लेकिन अगर पहला अटैक ही बहुत ज़्यादा शदीद हो तो तब मूड स्टेबलाइज़र शुरू करने के बारे में सोचा जा सकता है। और अगर किसी पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर का दूसरा अटैक भी हो चुका हुआ हो तो इस बात का 80% तक इम्कान है कि उसको तीसरा अटैक भी हो, और इस सूरत हाल में मूड स्टेबलाइज़र्स को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। और अक्सर पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि मूड स्टेबलाइज़र्स कितने अरसे के लिए लेनी पड़ेगी। बाइपोलर डिसऑर्डर के पहले अटैक के बाद 2 साल तक, और अगर बीमारी के कई अटैक्स हो चुके हों और साइकोटिक सिम्पटम्स भी साथ में मौजूद रही हों, या इसके अलावा मरीज़ ड्रग्स लेता हो, शराब नोशी करता हो या मुसलसल जहनी दबाव का शिकार रहा हो, तो तब 5 साल तक मूड स्टेबलाइज़र्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स के अलावा अगर साइकोथेरेपी की हम बात करें तो मैनिया या डिप्रेशन के ठीक होने के बाद साइकोथेरेपी भी बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल होती है। लेकिन इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और अपने पेशेंट के डिप्रेशन या मैनिया में जाने की जो कंडीशन है, उसके जो पहले के हालात हैं वो क्यों गया डिप्रेशन में या मैनिया में, इस बारे में, उन हालात के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसकी फुल हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। और डिप्रेशन और मैनिया के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। बात करते हैं मैनिया और डिप्रेशन के अटैक्स के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर डिप्रेशन के अटैक्स हो रहे हों तो मूड स्टेबलाइज़र्स के साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट जो इस्तेमाल होती हैं वो SSRI ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। इससे क्या होता है कि डिप्रेशन के मैनिया में जाने का ख़तरा जो है वो निस्बतन कम हो जाता है। और अगर मरीज़ को
रिसेंटली मैनिया का अटैक हुआ हो या इसका मूड बहुत तेज़ी से मैनिया या डिप्रेशन की तरफ हो सकता है कि मरीज़ मैनिया में चले जाएं। ऐसी सूरत हाल में तब बेहतर होगा कि मूड स्टेबलाइज़र्स की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो बढ़ा दी जाए और एंटी डिप्रेसेंट ना ली जाए। एंटी डिप्रेसेंट 2 से 6 हफ्तों में अमूमन असर दिखाती है, लेकिन भूख और नींद इससे पहले ही बेहतर हो जाती है। अगर पेशेंट बेहतरी महसूस करें तो डॉक्टर के मशवरे से एंटी डिप्रेसेंट को जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी मेडिसिन छोड़ दें या रोक दें तो पेशेंट के दोबारा डिप्रेशन में चले जाने का ख़तरा बढ़ जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेशन के ठीक होने के बाद भी एंटी डिप्रेसेंट्स को 8 हफ्तों तक लेना होता है और इसके बाद एंटी डिप्रेसेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।